नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी जेईई में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये प्रश्न हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे 15 से 16, कभी कभी 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। आपको बताना है भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन ए फेलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा में। तो इसका सही जवाब होगा जो भ्रूण का विकास होता है हमारा गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको बताना है रक्त में ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। 3 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो आरबीसी होता है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। आपको बताना है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में रहता है। ठोस, द्रव, गैस, आयनिक। तो जैसा कि आपको पता है जो जल होता है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ होता है, 100 डिग्री पर वो भाप होता है, और 0 से लेकर 100 के बीच में वो हमारा जल अवस्था में होता है। ठीक है, तो जो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिक्विड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी बल। आपको बताना इसी दोनों में से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बल। बल क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, ये बल का परिभाषा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में से कौन सा ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जानवर जो है ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं होती है। अर्थात हम सभी की जो शरीर होती है, अर्थात उसमें जो चमड़े होते हैं वो 3 लेयर से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो उसका 3 लेयर नहीं होता है, अर्थात डिप्लोप्लास्टिक है। इसके जो 2 लेयर हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जेलीफिश। जेलीफिश का क्या होता है, 2 लेयर होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। आपको इसमें बताना है कौन सी जोड़ी ऐसी है जो बाएं से दाएं ओर जाने पर वृद्धि करती है उसके परमाणु संख्या। ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेरिलियम और बोरान। ठीक है, आप पहला ऑप्शन देखिए, हीलियम का क्या होता है, 2 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये तो हमारा घट रहा है। और देखते हैं सी वाला क्या है, कैल्शियम का हमारा 20 होता है एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन का हमारा 17 होता है, और सोडियम का 11 होता है, नियॉन का हमारा 10 हो रहा है। तो ए वाले और सी और डी में घट रहा है, जबकि बेरिलियम का हमारा 4 होता है, बोरान का हमारा 5 होता है। ठीक है, तो इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होता है। आपको बताना है पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ये हमारी एक अवोगाद्रो संख्या भी कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है जिसमें अम्ल, प्रश्न है वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उदासीनी क्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए जो हमारा अम्ल होता है अर्थात HCl ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग NaOH ले लेते हैं, एक क्षार है हमारा। जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, Cl Na के साथ जुड़ जाता है, HOH के साथ जुड़ जाता है, तो हमारा क्या बनता है NaOH बन गया, जो हमारा एक सॉल्ट होता है, प्लस H2O ये हमारा वाटर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हिंदी वाला जो सेक्शन है उसमें गलत क्वेश्चन दिया गया है, और जो इंग्लिश वाला है उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर हिंदी से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। और रेलवे साफ साफ लिखा रहता है किसी भी क्वेश्चन की गलत होने पर वो इंग्लिश सेक्शन को ही मानेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसको इंग्लिश सेक्शन के माध्यम से सॉल्व करिए। तो इसमें क्या दिया है, हिंदी वाले में 20 ओम के 3 प्रतिरोध दिया है। ठीक है, जबकि इंग्लिश में दिया है 2 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 20 ईच। ठीक है, को कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप लोग इंग्लिश से करिए इसको,
क्या कह रहा है कि 20 ओम के जो दो आपके रजिस्टर हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। पैरेलल में हमारा 2 ओम कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको कनेक्ट किया गया है एक और ओम से, ठीक है। क्वेश्चन ये बना है, ठीक है हमारा। तो इसमें क्या है, 10 ओम का 200 ओम का है, तो इसको कनेक्ट करते हैं तो 1/10 प्लस 1/10, जब उसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 20 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा 2, इसको पलट करेंगे तो हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो इसको पलटेंगे हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब कनेक्ट करेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ये दोनों ओम मिलकर हमारा 10 ओम बन जाएगा। और फिर से हमारा 10 ओम पहले से ही दिया, क्वेश्चन में दिया था। जब इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, ठीक है। सीरीज़ में क्या होता है, रजिस्टर जुड़ जाते हैं। पैरेलल में क्या होता है, 1/r प्लस 1/r2 होता है, ठीक है। सीरीज में जुड़ गए तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। ऑप्शन का सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए आप लोग, रेलवे ने इसका आंसर 20 मारा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी चांदी। तो आपको बताना इसमें से कौन सी जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सॉरी इसका जो सही होगा ऑप्शन डी, जो चांदी होता है वो हमारा जल्दी क्रिया नहीं करती है। और यहाँ पे सोना होता है तो सोना भी सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम तक आवेश प्रवाहित होता है। यदि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट का है तो किए गए कार्य की आपको गणना करनी है, ठीक है। क्या क्या दिया है उसमें, आपको उसमें क्यू का मान दिया है, क्यू का मान कितना दिया है, 2 कूलाम दिया है, और वोल्ट का मान दिया है 5 वोल्ट। तो इन दोनों से मिलाकर एक फॉर्मूला होता है, आपको उसे पता होना चाहिए। तो क्या होता है, V = W/Q होता है, ठीक है। तो V के स्थान पर आप लोग दीजिए 5, ठीक है। Q के स्थान पर रख दीजिए 2, और हमारा यहाँ से W आ जाएगा 5 दूना 10, 10 जूल। कार्य की जो यूनिट होती है जूल होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा एक अम्ल है उसमें हम लोग पानी मिलाएंगे तभी वो डाइल्यूट होगा, तनु होगा। तो हम लोग पानी कैसे मिलाते हैं, अम्ल में पानी मिलाते हैं या पानी में हम लोग अम्ल मिलाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए चारों। तो इसमें क्या होता है, कि अगर आप लोग जैसे अम्ल है किसी बीकर में, ठीक है, अम्ल भरा है, अगर उसमें इसको अगर आप डाइल्यूट करना है, इसको तनु करना है, अगर इसमें आप पानी तो ज़रा सा मिलाएंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और आपका शरीर जल भी सकता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं, ठीक है। इसमें एसिड था तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले पानी लेते हैं, ठीक है। पहले एक बीकर में पानी लेते हैं, उसमें हम लोग धीरे धीरे अम्ल मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पानी में सांद्र अम्ल, ऑप्शन इसका जो होगा सी सही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में हम लोग अम्ल मिलाते हैं, तब इसका हमारा जो डाइल्यूशन होता है अम्ल का वो होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पाचन में आंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? आपको बताना है पाचन के दौरान जो आंत में हमारी ऊर्जा मुक्त होती है वो किस रूप में होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? आपको इसमें से बताना है तरबूज, सरसों, पपीता, खीरा में कौन सा उभयलिंगी फूल है। अर्थात एक ही पेड़ में नर और मादा दोनों फूल मिलते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी फूल कहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरसों। सरसों में क्या होता है, जो एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों जननांग होते हैं, जबकि तरबूज, पपीता, खीरा इनके एक ही पेड़ में एक ही फूल होगा, अर्थात या नर ही होगा या मादा। इसलिए क्या होता है, तरबूज, पपीता, खीरा के लिए हम लोग को बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है, ठीक है। आपको बताना है ऊर्जा की इकाई के समान किसकी ऊर्जा इकाई है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है, और जो कार्य की इकाई होती है वो भी जूल होती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी देखिए क्या हुआ, जो इंग्लिश वाला सेक्शन है इसका सही क्वेश्चन है, जो हिंदी में दिया है वो गलत दिया है। रेलवे देखिए कितना गलत क्वेश्चन पूछता है। हिंदी वाले अगर हिंदी से लगाएंगे तो इनका काफ़ी टाइम भी बर्बाद होता है और क्वेश्चन भी सही नहीं आता है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 यूनिट
द नंबर ऑफ मोल इन 16 ग्राम ऑफ सल्फ़र। ठीक है, अगर आप ऊपर हम देखते हैं तो 32 यूनिट दिया है, तो सल्फ़र की 60 ग्राम मात्रा में पूछा है, लेकिन अगर आप 60 ग्राम से लगाएंगे इस सवाल को तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम 32 यूनिट से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा सल्फ़र होता है, सल्फ़र का हमारा जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। ठीक है, सल्फ़र का परमाणु क्रमांक 16 होता है और जिसका परमाणु भार होता है वो 32 के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, एकदम एक्यूरेट बराबर नहीं होता है, 32 के बराबर होता है। ठीक है, तो 32 ग्राम में क्या होता है, 1 मोल हमारा होता है, 32 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 16 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 16 ग्राम इसका आधा हो गया, तो 16 ग्राम में हमारा क्या हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, जी वाला। ठीक है, और अगर आप इसको अगर 60 ग्राम से लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? आपको बताना है मानव के मस्तिष्क में जो ध्वनि होती है कितने टाइम तक गूंजती है। तो आपको पता है कि सेकंड के 10वें भाग के तक हमारे मस्तिष्क में ध्वनि रहती है, तो 1/10, 1/10 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा कितना 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रतिरोधकता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। आपको बताना है कि इसका कौन सा फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसे हम लोग मेथ कहते हैं, कार्बन संख्या 2 होती है, ठीक है, तो उसे हम प्रोप कहते हैं, अगर कार्बन संख्या 3 होती है, ठीक है, तो उसे मेथ एथ प्रोप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 6, तो हम लोग पहले क्या करते हैं 6 कार्बन बना लेते हैं, 6 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसमें कितना है हाइड्रोजन को 14 बनाना है। ठीक है, 14 हाइड्रोजन है, तो हम जानते हैं कि कार्बन की जो संयुक्ता होती है 4 होती है, अर्थात हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम लोग किनारे किनारे वालों को पहले 3-3 दे देते हैं। ठीक है, 1 2 3, और एक यहाँ जो बॉन्ड लगा है इसको भी हाइड्रोजन ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 हमारे कितने हो गए 6 यूज हो गए, एक फिर 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार हम देखते हैं सबके पास हमारे क्या हो गए 4-4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो उसके बाद क्या होता है, अगर सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे एन होता है, अगर सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो आइन होता है, एन इन होता है, और जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पे आइन होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सारे कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो हमारा क्या होगा एन होगा। तो हमारा पहले क्या था, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हेक्स एन। ठीक है, हेक्सेन, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? आपको बताना है जो हमारा पानी होता है अर्थात H2O होता है हमारा, उसका फॉर्मूला H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 1 होता है तथा इसका एटॉमिक वेट का होता है वो भी 1 होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है हमारा 8 होता है एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु भार कितना होता है हमारा होता है कितना 16, तो एक ऑक्सीजन है तो इसका क्या हो जाएगा 2:16। तो आपको उसको रेशियो बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1:8। ऑप्शन है हमारा ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन कर सकती है? ठीक है, आपको बताना है कि आयरन क्लोराइड को लोहे से विस्थापित करना है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में क्या होती है, चलिए उसको देख लेते हैं। एक्टिविटी सीरीज ये है, इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले तत्व होते हैं वो नीचे वाले तत्व को डिस्प्लेस कर देते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व क्या होते हैं ऊपर वाले तत्व को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन है। ठीक है, आयरन को अगर डिस्प्लेस करना है तो वो जिंक कर लेगा, कार्बन कर लेगा, एल्यूमिनियम कर लेगा, लेकिन आयरन को टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर ये सब डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है, टिन दिया है, शीशा दिया है, जस्ता दिया है, चांदी दिया है। ठीक है, उसमें क्या हम देखते हैं, तो इसमें आयरन के नीचे क्या है, टिन हमारा हो गया, लेड हो गया, और हमारा जो होता है सिल्वर, तो तीनों नीचे हैं, तो ये तीनों तो हमारे डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हम
उसको मतलब लेड को, जबकि जो हमारा जस्ता होता है ये हमारा आयरन को डिस्प्लेस कर लेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। आपको बताना है कि यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं उनका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परमाणु रिएक्टरों में के ईंधन के रूप में यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग होता है। यूरेनियम के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है कि 92 यूरेनियम 234 होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 होता है और यूरेनियम 238 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये वाला होता है 92 यूरेनियम 234, इसी का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के ईंधन में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। आपको बताना है इनमें से जो पीएच मान दिए हैं सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है। पूरा आप देख लिया ऑप्शन, तो इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन हमारा डी है, पीएच मान 0 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। आपको पता है एक पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है। ठीक है, और बीच में हमारा होता है 7। ठीक है, जो 7 वाला होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, और 7 से अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो इसकी अम्लता बढ़ती हुई जाएगी। अगर 7 से आप राइट साइड बढ़ जाते हैं तो इसकी जो क्षारीयता आती है वो बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो 0 नंबर वाला हमारा पीएच वाला होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है अगला, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फास्फोरस कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, तथा इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं ये हमारा है, यहाँ फास्फोरस हमारा नाइट्रोजन के नीचे। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है। ठीक है, तो 15 को हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा, 2 8 18 भरता है ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाला हमारा 2 भर गया। ठीक है, दूसरे वाले में 8 भर गया, तो हमारा बचा कितना, 5। तो तीसरे वाले में हमारा क्या होगा, 5 भरेगा। तो इसके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसके ऊष्मीय प्रभाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है आपके पास, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, दुगना हो गया। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए प्रतिरोध चालकता के लिए। ठीक है, क्या होता है, H बराबर I² RT। ठीक है, जिसमें H होता है ऊष्मीय प्रतिरोध और डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल होता है हमारा R के। अगर R हमारा आधा किया जा रहा है तो हमारा जो ऊष्मीय प्रतिरोध होगा वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिना निषेचन के फलों के विकास को हम लोग पार्थेनोकॉपी के अंतर्गत परिभाषित करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण का मान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, F बराबर ma। ठीक है, यहाँ फोर्स का मान दिया है 21 न्यूटन। ठीक है, और ए का मान आपको बताना है और द्रव्यमान दिया है 3। तो 3 को इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 7। ए बराबर हो जाएगा हमारा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। आपको बताना है किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें सबसे ज़्यादा विविधता होती है, जबकि बहुविखंडन बाइनरी विखंडन में विविधताएं नहीं पाई जाती हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जैसे मनुष्यों का प्रजनन जो होता है वो लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। ठीक है।